जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन। देखो, आज के समय में आपके पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करूं तो 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें 112 तक तो ठीक है, बाकी 6 अभी अप्रूव होने बाकी हैं, फिर भी 118 एलिमेंट्स हैं। तो आज के समय में अगर मैं बोलूं आपसे कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं इंडिविजुअली इनको याद करिए कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। मतलब आप पूरा याद करिए, लिथियम की प्रॉपर्टी क्या है, हीलियम की प्रॉपर्टी क्या है, सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है, आयरन की प्रॉपर्टी क्या है। तब ये काफ़ी बड़ा सिरदर्द आपके लिए हो जाएगा कि 118 एलिमेंट्स को इंडिविजुअली कैसे हम लोग पढ़ पाएंगे, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और कैसे उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ पाएंगे। तो ये काफ़ी क्या था, डिफ़िकल्ट था, ठीक है। अब बात ये थी कि जब देखिए बिफोर द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है ना, 18th सेंचुरी से पहले बहुत ही कम एलिमेंट्स पता थे, ठीक है ना, कुछ ही एलिमेंट्स थे, 30-35 जो भी रहे हों, बहुत कम एलिमेंट्स क्या थे उस समय नोन थे। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद करने में उतनी दिक्कत नहीं होती थी। हम लोग क्या कर लेते थे, उस समय के जो भी साइंटिस्ट थे वो उसको याद कर लेते थे आसानी से, ठीक है। बट दिक्कत ये हुआ कि कुछ एलिमेंट धीरे धीरे और बढ़ने लगे, तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, चलो अच्छा 4-5 और आ गए, इसको भी याद कर लेते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे क्या हुए, एलिमेंट्स बढ़ते गए। अब इतना ज़्यादा सरदर्द हो गया कि अब ये जो है इसकी ज़रूरत महसूस होने लगी कि अब भाई अब इतने एलिमेंट्स हो चुके हैं, अब एक एक करके इंडिविजुअली इनको याद कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। बट देखो लिखा हुआ है ना, ग्रेजुअली दिस नंबर वेंट ऑन इंक्रीजिंग एंड नाउ एज मेनी एज 118 एलिमेंट्स आइदर नेचुरल और सिंथेटिक हैव बीन डिस्कवर्ड. It thus became very difficult to study individually the chemistry of these elements and million of their compounds. ठीक है, जब पहले एलिमेंट्स कम थे तो इंडिविजुअली उनकी प्रॉपर्टीज को और उनके कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली याद कर लिया जाता था। बट जैसे ये संख्या बहुत बढ़ने लगी और आज 118 एलिमेंट्स हैं, तो उस समय जब धीरे धीरे एलिमेंट की संख्या बढ़ रही थी तो ऐसा फील हुआ कि भाई अब जो है इनके कंपाउंड्स को और ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एट दिस स्टेज साइंटिस्ट फेल्ट द नीड ऑफ सम सिंपल मेथड टू सिंप्लीफाई एंड सिस्टमेटाइज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। ठीक, सिस्टमेटिक तरीके से कुछ हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि इन एलिमेंट्स को हम याद कर सकें। इनफैक्ट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो यहीं से नीड हुई कि एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाए, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आज के समय में सबको पता है कि सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी है। उस समय भी बहुत सारे, मान लीजिए 50 एलिमेंट अगर उस समय थे, ठीक है ना, मैं किसी टाइम की बात कर रहा हूँ, 50 एलिमेंट थे, तो उसमें हो सकता है कि 10 एलिमेंट ऐसे रहे हो या 6-7 एलिमेंट ऐसे रहे हो जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी रही हो। तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं उनको एक साथ ग्रुपिंग कर दिया जाए, इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और जो उनके प्रॉपर्टी से डिसिमिलर थे उनको सेपरेट कर दिया जाए, ठीक है ना। द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स और फैमिली इन सच अ वे दैट सिमिलर एलिमेंट्स वेयर ग्रुप टुगेदर and dissimilar elements were separated from one another. This arrangement of element is called classification of element. अब ये काम इतना आसान नहीं था। आज जो हम लोग पढ़ लेते हैं कि चलो पीरियोडिक टेबल है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, सल्फर के नीचे सेलेनियम है, फिर टेलुरियम है, या फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, आयोडीन है, हम लोग याद कर लेते हैं कि चलो ठीक है, कोड बना के हम लोग याद कर लेते हैं कि चलो इसके नीचे ये, तो इन सबकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एक जैसी होगी। बट ये काम इतना आसान नहीं था उस समय। उस समय एलिमेंट्स को अरेंज करना कैसे, पहली बात तो सबसे पहले डाल्टन साहब ने एटॉमिक मास के ही बारे में बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे उनका मास डिफरेंट होगा। तो सबसे पहला आधार यही था कि एटॉमिक मास अलग अलग होगा, तो उसके आधार पर एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का प्रयास किया गया। क्लियर है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करना इतना आसान नहीं था, उस समय काफ़ी प्रयास किए गए थे और एक एक करके उन्हीं प्रयासों को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। आज जो हम पीरियोडिक टेबल एकदम फल फूल रहा है, जो एकदम
हिस्ट पुष्ट है और डेवलप्ड हो चुका है। हालांकि उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं, जो अभी क्लियर नहीं हुई हैं, बट फिर भी हमें उसी को यूज़ करना है। तो देखो जॉन डाल्टन क्या थे? अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन आइटम्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक वेट। उन्होंने कहा था कि भाई अलग अलग आइटम्स का क्या होगा, एटॉमिक वेट अलग अलग होगा, अलग अलग एलिमेंट के आइटम का एटॉमिक वेट अलग होगा। ये जनरल बात थी। आइसोटोप आइसोबार की बात जब आई तब ये दिक्कत होने लगा, तो उस समय यही आधार बना दिया गया कि हम लोग क्या करते हैं, जितने एलिमेंट्स हैं उस समय नोन, उन सबको अलग अलग जो भी एटॉमिक मास है उन्हीं के बढ़ते या घटते क्रम में लिया गया एटॉमिक मास में अरेंज किया जाए, फिर देखा जाए कि क्या व्यवस्था होती है। तो क्लासिफिकेशन का आधार क्या था? एटॉमिक मास। क्लासिफिकेशन का आधार क्या था? एटॉमिक मास, ठीक है ना। Thus, all earlier attempts on the classification of the elements were based upon their atomic weight। ध्यान रखना, ठीक है। जो अभी हम लोग प्रोडक्ट टेबल पढ़ते हैं वो एटॉमिक नंबर से है। सबसे पहला क्या था? लेवोजियर क्लासिफिकेशन। क्लियर? देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पर आपको पीएचडी कर लेनी है, बट थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का नॉलेज रखें, ठीक है। लेवोजियर क्लासिफिकेशन, his classification was based on the basis of the physical properties of the elements by which he classified the elements into two groups, that is metals and non metals। आपको ये याद रखना कि इन्होंने एलिमेंट्स को उस समय क्लासिफाई किया दो हिस्सों में कि चलो ये मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। क्लियर? ये मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स हैं। तो जितने भी मेटल्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, जितने नॉन मेटल्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। तो लो हो गया क्लासिफिकेशन। ये सारे मेटल का प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, सारे मेटल्स को फॉलो करेंगे, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, सारे नॉन मेटल्स को फॉलो करेंगे। बट ये कहानी उतनी भी सरल नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि मेटल में भी तो अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। कुछ मेटल ऐसे हैं जो हार्ड होते हैं, कुछ मेटल ऐसे हैं जो सॉफ्ट होते हैं, कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल में गैस होता है, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे जैसे एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती गई, आज के समय में अगर मैं बात करूं पूरे के पूरे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन सब में क्या है? मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट मेटल्स ही तो हैं। तो अगर हम मेटल और नॉन मेटल में अलग कर भी देते हैं तो मेटल में ही इतने सारे एलिमेंट हो जाएंगे कि उनकी प्रॉपर्टी को एक साथ याद कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे मेटल्स की प्रॉपर्टी एक जैसी तो होती नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे ही नॉन मेटल की बात आई, ये फेल्ड इन केस ऑफ नॉन मेटल्स नहीं है, मेटलॉइड्स है। फेल्ड इन केस ऑफ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो मेटलॉइड्स के केस में क्या हो गया? इनका जो भी क्लासिफिकेशन था फेल हो गया। भाई अब आप बताइए, जब मेटलॉइड आ गए तो मेटल की कैटेगरी में रखें कि नॉन मेटल की कैटेगरी में रखें, इधर जाएं कि उधर जाएं, तो कन्फ्यूज़न बढ़ता गया। तो इसीलिए इनका क्लासिफिकेशन को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया। हाँ, ये याद कर लेना, द फर्स्ट एलिमेंट ही क्लासिफाइड वाज सोडियम एंड लेड। क्लियर है? इसको नोट करिए। तो चलिए अगला है, और मैं कहूँ कि मेनली हमें यहीं से पढ़ना होता है, ठीक है ना, डुबरीनर ट्राइड्स, ठीक, प्रोनाउंसिएशन आप जो भी करना चाहें, ठीक। तो ट्राइड्स का मतलब क्या होता है? ट्राइड्स का मतलब होता है तीन, सेट ऑफ तीन एलिमेंट्स, सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स। ही टुक अ सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड ट्राइड्स, ठीक। ट्राइड्स का मतलब सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो जो भी तीन एलिमेंट उन्होंने लिया, सिमिलर प्रॉपर्टी पहले लिया और उनको उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में सजा लिया गया। जैसे कि मान लो कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 10 है, फिर 15 है, फिर 25 है, तो क्या किया गया? 10 लिया गया, फिर 15, फिर 25। ये ऐसे सीरियसली मत लेना, इसको मैं जस्ट बात कर रहा हूँ। इन तीनों को बढ़ते हुए एटॉमिक मास से क्रम में ले लिया गया, ठीक है ना। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राइड। लॉ ऑफ ट्राइड क्या होता है? द मिडिल एलिमेंट, द एटॉमिक मास of middle element is approximately the arithmetic mean of the other two। यानी फर्स्ट और थर्ड का अरिथमेटिक मीन हो जाता था जो बीच वाले का एटॉमिक मास निकल के आता था। जैसे कि मैं पहले की बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्लियर? लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7। इसका कितना होता है? 23, और इसका कितना होता है? 39। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो 7 + 39 को 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि इसका एटॉमिक मास लिथियम का प्लस
पोटेशियम का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाता था 23, यानी ये किसके एटॉमिक मास के बराबर आ रहा है, मिडिल वाले एलिमेंट के। क्लियर है। तो ऐसा सोचा गया कि अगर हम सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को ले रहे हैं और उनको बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास के क्रम में रख देंगे तो बीच वाले का जो एटॉमिक मास आएगा वो पहले और तीसरे का जोड़ के 2 से डिवाइड करने पे मिल जाएगा। तो बात ये थी कि ये तो मिल रहा था उस समय, कुछ एलिमेंट्स थे उसमें भाई, कम एलिमेंट्स थे तो ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व हो रही थी। जैसे दूसरा ट्राइड था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। तो क्लोरीन और ब्रोमीन का, अगर क्लोरीन और आयोडीन का हम जोड़ें तो 35.5 प्लस 127, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 81.25 आ रहा था। तो ऐसा कहा जाने लगा कि चलो नियरली इक्वल तो आ रहा है, तो एग्जैक्टली इक्वल भी आ सकता है, नियरली इक्वल भी आ सकता है। ठीक है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंशियम का 88, बेरियम का 137। इसको और इसको जब जोड़ा गया यानी कि 40 प्लस 137 अपॉन में 2, तो ये कितना आ रहा था 88.5 आ रहा था। तो नियरली इक्वल टू मिडिल आ रहा था। तो ये बना दिया गया नियम कि अगर हम सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज के 3 एलिमेंट्स लेते हैं इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जस्ट इंक्रीजिंग एटॉमिक मास होना चाहिए, तो वहाँ पे जो मिडिल वाले का जो एटॉमिक मास आएगा वो पहले और तीसरे का 2 से डिवाइड, यानी पहले और तीसरे के अरिथमेटिक मीन या एवरेज के बराबर होगा, एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर। क्लियर है। तो ये बातें उन्होंने कही थी। 2 और ट्राइड हैं, ये भी आप याद कर लेंगे, मतलब टोटल 5 ट्राइड हैं, ये याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है। अब लेकिन ड्रॉबैक्स क्या थी इसके, तो ड्रॉबैक को भी देख लेते हैं। तो ड्रॉबैक्स में क्या थे, ओनली फ्यू ट्राइड्स वेर पॉसिबल, कुछ ही ट्राइड बन पाए थे। ठीक है ना। सारे के सारे उस समय एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, सिमिलर थी, उस पर ये बात लागू नहीं हो पा रही थी। ठीक है ना। ऑल एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज डिड नॉट फॉर्म ट्राइड। जैसे मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इनका भी तो एटॉमिक, इनका भी तो क्या है, प्रॉपर्टी सेम होता है, आज के समय में सबको पता है। फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19, क्लोरीन का 35.5, क्लोरीन का 35.5 और ब्रोमीन का 80। जरा 80 और 19 जोड़ो तो 19 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ रहा है, ये 99 आ रहा है डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 49.5। और ये 49.5 और ये क्लोरीन, इसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर हो गया ना। तो कुछ ही ट्राइड पॉसिबल थे, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि वो इस समय केवल लक बाई चांस चीज़ें रही हों कि हाँ कुछ एलिमेंट्स में उनके ट्राइड्स बन गए हों। ठीक है। बट ये कुछ ही ट्राइड बन रहे थे और भी जो प्रॉपर्टीज सिमिलर वाले एलिमेंट्स थे उनके साथ ये बातें लागू नहीं हो रही थी। क्लियर। और देखो उस समय ये भी सोचा गया था कि अगर ऐसा मिल रहा है, ठीक है ना, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की अगर हम बात करें, तो अगर यहाँ पे बीच वाले का एटॉमिक मास इन दोनों के एवरेज के बराबर मिल रहा है, तो ऐसा सोचा गया कि कोई अननोन एलिमेंट्स हैं जैसे ए, बी, सी, जिनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमको नहीं पता, उस समय ऐसा सोचा जा रहा था जब ये बातें 100% मानी जा रही थी कि ऐसा होता है, ट्राइड बनते होंगे। तो उस समय ऐसा सोचा गया कि अगर ये ट्राइड वाला रूल सही है तो 3 एलिमेंट्स कोई ऐसे हम ले लें जिनके प्रॉपर्टीज के बारे में हमें आइडिया नहीं है। ठीक है ना। और उनको बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में ले लेते हैं। अगर पहले और तीसरे वाले का एवरेज लेकर दूसरे वाले के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ए, बी और सी तीनों सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले होंगे। सबसे पहले ये लिया गया कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले में ये ऑब्जर्व किया गया कि बीच वाले का क्या होता था, एटॉमिक मास जो है पहले और तीसरे के एवरेज के बराबर होता था। तो ऐसा ही सोचा गया कि 3 एलिमेंट्स ऐसे लेते हैं जिनके प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता हमें, और तीनों में पहले और तीसरे के जोड़ने पर अगर दूसरे के बराबर 2 से डिवाइड करने पर दूसरे के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब तीनों जिनके प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता वो तीनों एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले होंगे, ऐसा सोचा गया। बट ये लॉ ऑफ ट्राइड ये चला ही नहीं, ये ट्राइड वाला सिस्टम ही नहीं चला, तो ये सब चीज़ें क्या होंगे, डिस्कार्ड कर दी गई। क्लियर है ना। क्योंकि फ्यू ट्राइड्स वर पॉसिबल और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के भी थे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आप चाहे तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ले लें, यहाँ पर भी चीज़ें लागू नहीं होती हैं। ठीक है। तो ये था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है समथिंग 8, जैसे म्यूजिकल नोट्स में होते हैं ना, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। सा से हमने स्टार्ट किया,
फिर 8वें पे चले तो फिर से सा आ गया, ठीक है ना, सा रे गा मा पा धा नी, फिर हम 8वें पे चले तो फिर से उसी पे आ गए, ठीक है ना, 5 6 7 8। तो ऐसा ही उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि उस समय जो भी एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स नोन थे उनको अगर उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में सजा दिया जाए तो हर 8वें एलिमेंट्स, ठीक है ना, हर 8वें एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज पहले वाले के जैसा होगा। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू फर्स्ट वन, जस्ट लाइक म्यूजिकल नोट में ये जो होते हैं ना, ठीक। तो देखो जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर उसके बाद सोडियम, नोबल गैस नहीं पता था उस समय, ठीक। तो ये देखो लिथियम अगर पहला माने तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां। देखो लिथियम के बाद आठवां, लिथियम पहला मानेंगे तो सोडियम आठवां हो गया और लिथियम सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होती है। बेरिलियम को अगर हम पहला माने तो यहाँ से गिनने पर मैग्नीशियम आठवां आएगा, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, ठीक है। नाइट्रोजन को अगर हम पहला माने तो फास्फोरस पे 8वां नंबर आएगा, तो इसकी प्रॉपर्टी भी क्या है, सिमिलर है। ऐसा उस समय मिल रहा था तो उन्होंने बोल दिया कि 8वां एलिमेंट होगा, पहले वाले से सेम होगा। बट जैसे ही नोबल गैस खोजा गया, जैसे ही नोबल गैस खोजा गया तो फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियॉन, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ नियॉन, ठीक है। फ्लोरीन के बाद क्या आ जाता है, नियॉन, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, ये मैं नियॉन लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। अब देखो नियॉन अगर आ गया तो अब लिथियम के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां तो नियॉन आ गया। नियॉन के साथ थोड़ी प्रॉपर्टी मैच खाती है लिथियम की, ठीक है ना। अगर फिर बेरिलियम को मान लिया जाए पहला तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेरिलियम की प्रॉपर्टी सोडियम के साथ तो मैच नहीं करती है, क्लियर है। तो ये बात तो ठीक थी, ये तो ड्रॉबैक में आ गया। और अगर ड्रॉबैक की बात नहीं करें, नॉर्मली अगर ये चल भी रहा है तो भी इसका कुछ लिमिटेशंस था। कहाँ तक था कि इट वॉज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, लाइटर एलिमेंट्स जिनको बोला जाता है, ठीक है ना, लाइटर एलिमेंट्स केवल कैल्शियम तक ये चीज़ें थी। अब देखो कैल्शियम के नीचे क्या आता है, अगर मैं बात करूं कैल्शियम तो ये कैल्शियम है, कैल्शियम के नीचे आता है स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के नीचे क्या आता है, बेरियम, और उसके नीचे रेडियम। कैल्शियम का ध्यान से समझो कि कैल्शियम का एटॉमिक, अगर मैं आज के डेट में एटॉमिक नंबर की बात करूं, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर की बात करूं, सीरियल नंबर, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, स्ट्रोंशियम का 38 होता है, इसका 56 होता है और इसका 88 होता है। अब ध्यान से देखो, कैल्शियम अगर मैं नोबल गैस को हटा दूं, नोबल गैस को अगर काउंट ना करूं तो हर 8वें का सेम होता था, सिमिलर होता था। तो जब कैल्शियम की बात आई, कैल्शियम के बाद अगला एलिमेंट जो मिला था सिमिलर प्रॉपर्टी वाला वो क्या था, स्ट्रोंशियम। अब ये 20 से 38वां नंबर, यानी कि कितने का वो आ गया, अब इस बार 8th का गैप नहीं आ रहा था, 18th का आ रहा था। मतलब कैल्शियम तक तो हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम था, कैल्शियम के बाद जब देखा गया तो हर 18वां एलिमेंट क्या आ रहा था, उसका प्रॉपर्टी सिमिलर आ रहा था। तो पहली बात तो 8 का पूरे पीरियोडिक टेबल में नहीं मिल रहा था, पूरे एलिमेंट्स के लिए 8 वाली चीजें लागू नहीं थी, ठीक है। ये बात मैं तब कर रहा हूं जब नोबल गैस को कंसीडर नहीं किया गया। दूसरा मान लो फिर स्ट्रोंशियम 38 से लेकर फिर बेरियम तक गए, तो ये देखो 18वां एलिमेंट है स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम, तो 18वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम। बट फिर ध्यान दो, फिर अगर हम बेरियम से रेडियम चलें तो इस बार बेरियम से रेडियम 32nd एलिमेंट है, ध्यान रखना। तो पहले कैल्शियम तक तो 8 का ही हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होता था, फिर उसके बाद 18वें का गैप आया, फिर उसके बाद 32वें का आया। तो पहली बात तो ये कोई चीज फिक्स ही नहीं था, तो हम कितना याद कर पाएंगे। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे, सिंपल सी बात, इसी को आम भाषा में एकदम नॉर्मली बोल दिया जाता है, इट वाज वैलिड अप टू कैल्शियम। तो एक ड्रॉबैक तो ये हो गया। दूसरा, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट वेर नो लॉन्गर सिमिलर टू फर्स्ट वन। जब नोबल गैस आ गया तो ये सारा सिस्टम ही खराब हो गया, ठीक है। 8वां एलिमेंट मैच ही नहीं कर रहा था, तो क्या 18वां, क्या 8वां, क्या 32वां, ठीक है। तो ये बातें थी कुछ, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोथर मेयर अरेंजमेंट या फिर लोथर मेयर कर्व। इन्होंने कर्व के मतलब इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ जैसा कुछ बनाया और उस पर वेरियस पोजीशन को क्या, वेरियस एलिमेंट्स को क्या किया, लोकेट किया।
और इनका जो ग्राफ था, ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स एंड ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। ठीक, सबसे पहली बात तो एटॉमिक वॉल्यूम वो कहाँ से पाए, तो एटॉमिक वॉल्यूम उन्होंने, देखो ये डेंसिटी इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन में एटॉमिक वॉल्यूम होगा, तो एटॉमिक वॉल्यूम इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन में डेंसिटी, तो एटॉमिक मास से डेंसिटी को, एटॉमिक मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, तो ऐसे उन्होंने हर एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम को प्राप्त कर लिया। अब एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में उन्होंने ग्राफ खींचा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, इसमें मुद्दा क्या है, इसमें हमको ये समझना है, क्या इसमें समझना है, तो देखिए इसमें समझना ये है कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स दैट इज एल्कली मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऑक्यूपाई पीक पोजीशन। ठीक है ना, पीक पोजीशन का मतलब देखो सबसे ऊपर, ये जो हर ग्राफ का ये जो मैक्सिमम मिल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है ना, ग्राफ में अगर आप लोग जानते हैं वेव का तो क्रेस्ट, और सबसे नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक, तो देखो क्रेस्ट पे क्या मिल रहा है, एल्कली मेटल, मतलब क्या एल्कली मेटल्स के द्वारा सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है ना, ये कैल्शियम नहीं है, सीजियम है। ठीक है, ये क्या है, सीजियम है। ठीक, इसको सही कर लो, इसको काट ही देते हैं, इसको सीजियम बना लो। ठीक, तो देखो जो मिनिमम मैक्सिमा पे क्या मिल रहा है हमको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और दूसरी बात आप देखेंगे जो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल दिख रहा है, ठीक है ना, दूसरी बात जो है देखो, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ऑक्यूपाई डिसेंडिंग पोजीशन, ग्राफ से उतरने वाला पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, ग्राफ से उतरने वाला पोजीशन। देखो ये देखो ऊपर से, ये देखो बेरिलियम उतरते हुए, फिर इधर से मैग्नीशियम, फिर ये कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। तो उतरते हुए पोजीशन में कौन था, ये थे अल्कलाइन अर्थ मेटल। और सिमिलरली जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे जो हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्यूपाई असेंडिंग पोजीशन। असेंडिंग पोजीशन मतलब ग्राफ में चढ़ता हुआ, ग्राफ में चढ़ता हुआ। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये क्या है, ग्राफ में ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया क्या चीज़। और सबसे जो बॉटम में थे यहाँ पे ये जो भी थे एलिमेंट्स, ये क्या थे, ट्रांजिशन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है ना, द ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ऑक्यूपाई द ट्रफ पोजीशन, ऑक्यूपाई द ट्रफ पोजीशन ऑफ एनी कर्व। तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें याद कर सकते हैं, जैसे कभी इसके बारे में पूछ दिया कौन सबसे पीक पे होता था, तो आप ऐसे याद करिए। ठीक है ना, आप ऐसे याद करिए कि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। जैसे पहला सी का मतलब क्रेस्ट, क्रेस्ट पे कौन था, एल्कली मेटल्स। ए का मतलब ध्यान रखना एल्कली मेटल्स, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्रेस्ट पर एल्कली मेटल्स। दूसरा DAM, डैम जानते हैं सभी लोग, डिसेंडिंग पोजीशन पर अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग पोजीशन पे DAM। ठीक है, और ऊपर चढ़ते हुए में कौन थे, हेलोजन थे। तो इसको ऐसे याद करता हूँ, ए हेलो ऐसे करके। ठीक, असेंडिंग पे हेलोजन यानी हेलो, असेंडिंग पे हेलोजन। ठीक, और एक है TMT का आप लोग ऐड भी देखे होंगे। TMT का मतलब, इसका मतलब ट्रफ पे कौन है, मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन मेटल, मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन मेटल्स। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको करके आप अपना काम थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। हालांकि इस पे बहुत ज़्यादा वैसा क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट इस तरह का क्वेश्चन तो आ सकता है कि कौन कहाँ पे ऑक्यूपाई करता था पोजीशन कर्व पे। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए आप लोग। चलिए, तो अब देखिए द जनरल पैटर्न, ये जो मेन बात हम यहाँ पे बता रहे हैं, द जनरल पैटर्न ऑफ द कर्व रिमेन द सेम व्हेन एटॉमिक नंबर्स वेयर प्लॉटेड इन प्लेस ऑफ एटॉमिक वेट एज अ रिजल्ट ऑफ लेटर डेवलपमेंट। जैसे आज के बाद, मतलब आज के समय में सभी लोग जानते हैं कि जो एलिमेंट को क्लासिफाई करने का जो आधार है वो एटॉमिक मास तो है नहीं, एटॉमिक नंबर है। तो बाद में जब लोथर-मेयर कर्व में जब ये पता चल गया कि एटॉमिक नंबर के आधार पर एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाता है, तो क्या किया गया, इसी कर्व को एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम की जगह पे
एटॉमिक नंबर वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है ना, मतलब कि एटॉमिक मास के जगह पे एटॉमिक नंबर रख के देखा गया, तो सेम प्लॉट आ रहा था, ठीक है ना, सेम प्लॉट बन रहा था। इसका मतलब लोथर मेयर का जो कर्व था ये काफ़ी सटीक था, ये बहुत सही था, ठीक है ना, बहुत सही था। बट इसके भी ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस क्या था, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। ये याद रखना इस बात को कि एटॉमिक, अगर लोथर मेयर कर्व में एटॉमिक मास के जगह पे एटॉमिक नंबर का प्लॉट करके ग्राफ बनाया जाए तो सिमिलर चीज़ें आती थी, ठीक है ना। लिमिटेशंस, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, वो तो अब भी नहीं है। नोबल गैसेस वेर नॉट प्रेडिक्टेड, सही बात है, नोबल गैस के लिए कोई जगह नहीं उस समय खोज पाए थे। आइसोटोप्स वेर नॉट कंसीडर्ड, देखो ये आइसोटोप वाला जो भी बात है, आइसोटोप्स होते क्या हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो सिमिलर एलिमेंट होते हैं बट मतलब सेम एटम, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं बट उनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो ये प्रॉब्लम तो तब तक आएगी जब तक पीरियोडिक टेबल बनने का आधार एटॉमिक मास होगा, क्योंकि आइसोटॉप है, जब से हाइड्रोजन है 1h1 1h2 1h3, मैं पूछूं कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14, एक ही कार्बन का 3 पोजीशन था ही नहीं किसी के पास, ठीक है। तो आइसोटोप्स वेर नॉट कंसीडर्ड, तो आइसोटोप के लिए हालांकि कोई जगह नहीं बन पाएगा जब तक पीरियोडिक टेबल बनने का आधार एटॉमिक मास रहेगा। सबसे मेन बात तो यही थी कि भाई कर्व, ये ग्राफ कितना हम याद कर पाएंगे कि कौन किसके ऊपर है, कौन चढ़ते हुए क्रम में है। चढ़ते हुए क्रम में क्या जरूरी है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो असेंडिंग पोजीशन में हो सकता है कुछ और एलिमेंट असेंडिंग पोजीशन में हो, और उस असेंडिंग पोजीशन में भी कौन किसके ऊपर है कौन किसके नीचे है ये याद कर पाना बहुत डिफिकल्ट था। वेरियस पोजीशन ऑन द कर्व वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज, ये बात तो सही है भाई, याद कर पाना बड़ा दिक्कत है। इनकम्प्लीट इन कंपेरिजन टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो आज के लेक्चर तो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो हमें और चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या चीज़ें यहाँ पे रह गई थी, ठीक है। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।